स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे। देखिए, दुनिया भर में तेल गैस की कमी चल रही है और एक शेयर जहां पर की ध्यान नहीं गया है और इम्पोर्टेंट है, वो है तेल गैस स्टोरेज वाली कंपनी, और इसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक। जरा इस कंपनी को के बारे में जानते हैं, फिर इस पर राय लेंगे हम अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। देखिए, तेल गैस के स्टोरेज वाली कंपनियों पर इस समय फोकस करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में तेल गैस की स्टोरेज को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सभी देश अपने रिजर्व ओपन कर रहे हैं। तो जिसके पास ज्यादा स्टोरेज थी, ज्यादा रिजर्व था, वही ज्यादा आगे भविष्य में अपने रिजर्व खोल पाएगा। कंपनी के पास सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है इंडिया में, अगर हम देखेंगे। और इसके बाकी ट्रिगर्स पर देखें तो लिक्विड स्टोरेज क्षमता कंपनी मुंबई पोर्ट पर बढ़ाने जा रही है, 64,000 किलोलीटर क्षमता बढ़ाने जा रही है। और मौजूदा मुंबई पोर्ट की क्षमता करीब जो इनकी है, इनके प्लांट की, वो है 3,34,000 किलोलीटर। तो यहाँ पर करीब करीब जो क्षमता में एडिशन है वो 20% का है मुंबई पोर्ट पर। जेएनपीए पोर्ट पर एलपीजी स्टोरेज क्षमता बढ़ा रही है, जिसमें कि 3,18,000 सीबीएम, और एलपीजी स्टोरेज क्षमता करीब 77,286 मीट्रिक टन तक ये बढ़ाएगी। और ये जो दोनों क्षमता विस्तार हैं जून तक पूरे हो जाएंगे, जिन पर की करीब कंपनी का 1,800 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट समय पे इनका, इस कंपनी का एक्सपेंशन आ रहा है। जून तक ही इनकी एक पाइपलाइन शुरू हो रही है, कांदला टू गोरखपुर। तो ये एक गैस पाइपलाइन शुरू हो जाएगी, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। पिपावा पोर्ट पर कंपनी का अमोनिया स्टोरेज प्लांट की क्षमता बढ़ाने जा रही है। हल्दिया पोर्ट पर कंपनी ने लिक्विड स्टोरेज के लिए 3 एकड़ जमीन खरीद ली है। तो ये बहुत सारे एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, और लगातार कंपनी के जो एक्सपेंशन है वो अगले 3 से 4 साल चलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो इस समय के टाइम के साथ मैच कर रहे हैं, वो है कंपनी के जो स्टोरेज वाले जो प्लांट हैं वो जून तक पूरे हो रहे हैं। और 3 एकड़ जमीन कंपनी हल्दिया पोर्ट पर खरीद रही है। डेट इक्विटी रेशो कंपनी कह रही है कि हम 0.6 ही रखेंगे, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और अगले 4 साल में कंपनी एक्सपेंशन पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। हालांकि उन्होंने 700 रुपए के आसपास ये रिपोर्ट बनाई थी, जब तो उनकी राय न्यूट्रल थी। टारगेट उन्होंने 750 रुपए का दिया था। लेकिन अब ये शेयर चूंकि वहां से पिछले 1-1.25 महीने में करीब करीब 100-125 रुपए नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब जो सिनारियो बन रहा है जो गैस स्टोरेज वाला, वो इसको कितना फायदा देगा, ये क्या देगा, कैसा दिखेगा चार्ट। अंशुल भाई, आई नो थोड़ा चार्ट तो डिस्टॉर्टेड होगा, लेकिन आप बताओ जो पूरी स्टोरी है उसको देख के, और अगर कुछ सपोर्ट वगैरह दिखते हो या क्या दिखता हो इस काउंटर पर, आपका व्यू। अच्छा, देखिए चार्ट एकदम सही है, चार्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है। चार्ट पे एक रेंज बनी हुई है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो रेंज है, और ये रेंज है 51 हफ्ते, 91 वीक्स हो चुके हैं। रेंज के बिल्कुल लोअर एंड पे खड़ा है 603 641, और रेंज का अपर एंड आता है 915। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ेंगे तो ये यहाँ से बड़ी रेंज है 300 रुपए की, 33% की रेंज हो जाती है ऑल टाइम हाई से। ये रेंज के लोअर एंड पे है, यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 640 के, अगर नहीं मतलब जिस दिन 640 645 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है वीकली चार्ट पे, रेंज का बॉटम फेल हो जाएगा। जो हम बार बार रेंज बॉटम फेल पे रेंज स्टॉप प्ले करते हैं अदानी टोटल गैस में अभी जो हुआ है, तो रेंज का बॉटम, रेंज का बॉक्स लो जो है फेल होने का वेट कीजिए। 641 के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी, थोड़ा सा 5-8 रुपए और महंगा ही खरीदिए। 645 650 इस रेंज के ऊपर जैसे टिक जाए बाई कर लीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस नॉट टारगेट, पहला रेजिस्टेंस 748 का आएगा, और टारगेट रेंज टॉप 915 रुपए का आएगा। तो इमीडिएट बाई नहीं करना है। फंडामेंटल सब अपनी जगह ठीक है। रेंज का जैसे ही फेल कंफर्मेशन आ जाएगी, बेयर्स फेल हो रहे हैं 650 के ऊपर, तुरंत बाई कर लेना चाहिए। 748 915 का टारगेट रहेगा। ठीक है प्रदीप भाई, आपका व्यू एजिस लॉजिस्टिक्स पर सर। जी, देखिए ओवरऑल मेरा भी सेम व्यू रहेगा ऑलमोस्ट। अगर हम देखेंगे 2024 में ही एक जो सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट
570 के रेंज के आसपास। तो 570 में अगर आप अभी भी बाय करते हो तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, जैसे कि अंशुल जी ने ऑलरेडी बताया कि थोड़ा ऊपर खरीदी है। तो आप 670 680 के बाद अगर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको 570 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन आपको जो रिसेंट हाइस थे ऑलमोस्ट 930 के रेंज के आसपास, तो 920 आपको इजीली 900 इजीली आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए या तो आप ब्रेकआउट पूरा रेंज ब्रेकआउट लगाएगा उसके बाद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते रहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाय करते हैं अभी तो उस हिसाब से एक बार 570 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर एजिस लॉजिस्टिक पर देखिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर अपसाइड अच्छा दिख रहा है। अंशुल जी ने भी बताया, प्रदीप जी ने भी उस पर मोहर लगाई। और देखिए फंडामेंटल ट्रिगर है, हमने केवल फंडामेंटल ट्रिगर आपके साथ शेयर की है। और स्टोरी आप पढ़ लीजिए, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसलिए हमने आपके साथ चर्चा की है। और अंशुल भाई, और कोई लॉजिस्टिक कंपनी आपको दिख रही है जो कि ऑन चार्ट आपको इंटरेस्टिंग दिख रही हो? क्योंकि लॉजिस्टिक तो बहुत सारी कंपनियां लगाती हैं लेकिन नाम के आगे, लेकिन हर कोई गैस वाला काम नहीं करती, ऑयल एंड गैस वाला काम लॉजिस्टिक का। मैं एक और काउंटर पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, ईकेसी। वो लॉजिस्टिक का काम तो नहीं करती है लेकिन गैस सिलेंडर के रिफिलिंग करती है, ईकेसी। और एक है कॉन्फिडेंस पेट्रोल। यस, ये दो काउंटर और देखकर बताओ आप। सर ईकेसी तो देखिए बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, और इसमें बाइंग क्लाइमेक्स सालों पहले हुआ था 2008 में 207 पे, वहां से नीचे गया 7 रुपए, फिर आया वही 220 इसके आसपास, फिर नीचे गया 62, फिर ऊपर आया 207 के आसपास, फिर नीचे आ गया 110। बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, जब भी ऊपर जाता है बाइंग क्लाइमेक्स के वो जो ओवरहेड सप्लाई है वो टेक ओवर करने लगती है। तो एचईजी वाले में इसको भी जोड़ लीजिए कि 2008 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, आज तक ऑल टाइम हाई नहीं बना है, तो ये मेरी लिस्ट में नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस पेट्रोल जरूर ठीक ठाक लग रहा है एक बाउंस बैक के लिए। आज 1200% वॉल्यूम राइज है, तो बाउंस बैक कर सकता है आपका 44 रुपए तक। बट ज्यादा अच्छा देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले कर लेना ज्यादा अच्छा है। गिरावट वाले बाजार में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर कम गिरते हैं और जरा ही से बाउंस बैक में जल्दी बढ़ जाते हैं। जेबी केमिकल देख लीजिए, जिंदल स्टील देख लीजिए, आप टोरेंट पावर देख लीजिए, इस टाइप के काउंटर अजंता फार्मा देख लीजिए। तो जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां प्ले करना ज्यादा आसान है। तो मैं अपने पहले वाले काउंटर के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय इन दोनों के। ईकेसी में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस पेट्रो में थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकते हैं, बट एजिस लॉजिस्टिक क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो एजिस लॉजिस्टिक्स के साथ ही अंशुल भाई जाना पसंद करेंगे। प्रदीप भाई, आपने भी दोनों काउंटर सुने, कोई आपकी नजर में कोई? मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे तो निकलना है। जो भी स्टॉक्स हमने बात किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, मेरे पास नहीं है। ठीक है अंशुल भाई, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। प्रदीप भाई, बस मैं आपसे भी आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा शेयर जो आपने इस परिस्थिति में निकाला हो, आपकी टीम ने, फंडामेंटल टीम ने दिया हो कि ये शेयर अच्छा है इस ऑयल एंड गैस क्राइसिस वाले समय में? देखिए बेसिकली हम ना अपस्ट्रीम वाले स्टॉक में अभी ज्यादा, जो कि बेसिकली वो एनजीसी ऑल इंडिया काउंटर जितने भी है, लेकिन ये थोड़ा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म है। तो रिसेंटली हमने वो एनजीसी कवरेज किया था, तो वो एनजीसी का हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 330 से लेके 335 के रेंज के आसपास है। तो हमें लगता है कि वो एनजीसी आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो ओएनजीसी बाय करना चाहिए। सर, क्या टारगेट रहेगा ओएनजीसी में? 330 का टारगेट रहेगा, एक स्टॉप लॉस 248 में आपको मेंटेन करना चाहिए। और टारगेट क्या बताया सर आपने? टारगेट वाली लाइन पर थोड़ा सा बफरिंग आ गई थी। या बेसिकली टारगेट होना चाहिए 330 एंड स्टॉप लॉस होना चाहिए 248। 240। ठीक है, तो ओएनजीसी एक बार इस काउंटर पर आप एक बार चार्ट भी दिखा दीजिए, पीसीआरटी। 248 का एक स्टॉप लॉस और 330 का टारगेट यहाँ पर ओएनजीसी के साथ जुड़ा है। और साथ ही एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर तो बड़े टारगेट्स हैं, अंशुल भाई भी देकर गए, प्रदीप जी ने भी बताया 750 और 900 तक की रेंज के टारगेट कुछ पता है। और मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर इस काउंटर पर आज हमने स्टॉक एक्सरे किया। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, बट जाने से पहले वो आपका 20 सेकंड वाला जो डिस्क्लेमर है वो। जितने भी स्टॉक्स को एंड इंडेक्स को लेकर मैंने बात किया है, कोई भी
इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और एक बार अपने कुछ भी सलाह लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए।